नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी आप सब लोगों ने देखा कि शीतकालीन सत्र में सरकार ने 2-3 महत्वपूर्ण बिल पास किए। उन महत्वपूर्ण बिलों को पास करने में सरकार ने कमर कस रखी थी और ये एक ऐसा संशोधन है और एक ऐसा सुधार है जो आने वाले समय में जनता को काफ़ी राहत देगा। आइए चलते हैं उस पर, उन बिलों पर चर्चा करते हैं कि जो नए कानून बने हैं अपराध से संबंधित और उसके बाद साक्ष्य से संबंधित। इंडियन एविडेंस एक्ट भी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से आईपीसी और सीआरपीसी को रिप्लेस किया है तो उसके हिसाब से इंडियन एविडेंस एक्ट भी चेंज होना था। तो सक्सेना साहब, आपको क्या लगता है कि जो सरकार नए बिल लाई है, ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है सरकार का, जो ये साबित करता है कि उन्होंने जो जनता को वायदे किए थे कि अंग्रेजों की गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं हम धीरे धीरे समाप्त करते जाएंगे। उन्होंने कई कानून समाप्त कर दिए और आज एक ऐसे कानून को उन्होंने रिप्लेस कर दिया जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और हम लोग फॉलो कर रहे थे। जी, आपका क्या कहना है कि ये कदम सराहनीय है या कुछ और अभी और होना बाकी था, या आईपीसी लागू रहती? नहीं, आईपीसी तो लागू नहीं रहनी थी। जिस हाल में जो इसके परिणाम आ रहे थे उसमें बदलाव तय था और ये चेंज हुआ है, ये भी ठीक हुआ है, पर कितना ठीक हुआ है ये इन प्रैक्टिस में मालूम पड़ेगा। देखिए, इन टोटो हम ये कह सकते हैं जी। कि एक सरकार ने एक हिम्मत दिखाई उस आईपीसी को रिप्लेस करने की, जो पिछली कई सरकारों ने इस पर काम नहीं किया। जी। सबसे पहला मुद्दा तो यह है, अब वो जितने भी एक्ट आया है नया, उसमें भी निश्चित रूप से कुछ खामियां होंगी और धीरे धीरे अमेंडमेंट होते रहेंगे। परीक्षण होगा थानों में, चौकी में, हाई कोर्ट में। जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी तो ऑटोमेटिकली उसमें संशोधन सरकार होगा। है उसे नेक नियति से, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जी। एक तो सरकार ने न्याय व्यवस्था को निश्चित रूप से देने के लिए जनता के लिए बाध्य किया है न्यायपालिका को। जी। उसमें ट्रायल कोर्ट को 3 वर्ष का समय दिया गया है। जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि न्याय की व्यवस्था प्रणाली में तेजी आएगी। जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है, तो राजद्रोह रिलेट करता था सरकार से। जी हाँ। तो जिसमें कई बार लोग इस बात से बच जाते थे, देश के विरुद्ध भी कुछ काम करने के बाद राजद्रोह का, क्योंकि उनको मुकदमा चलाना होता तो ऐसा लगता था कि सरकार के विरुद्ध है तो उसमें उनको सिंपैथेटिकली कोर्ट से राहत मिल जाती थी। जी। लेकिन इस सरकार ने इसको डिफाइन करते हुए राजद्रोह की जगह, ये वर्ड तो दो लग रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने उसको दोष दिया है राष्ट्रद्रोह। जी। यानी कि अगर आपने राष्ट्र के प्रति किया तो अब इसमें आपको इस शब्द के बदले में क्या नजर आता है, उसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी? नेशनल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट, दो अंग्रेजी में आप ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। हाँ। तो ये दो चीज़ें अलग अलग टाइप की हैं। अब सवाल ये, जो इसका कंप्लाइंस होगा जी, जो मुकदमे का, ये धारा आप बना के कहाँ दे देते हैं, थाने आ जाती है। थाने में देखिए उस प्रोसीजर में मत जाइए। हाँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। पीछे सरकार की मंशा क्या है? मंशा ये सरकार की मंशा ये है कि अभी अगर आप पिछले टाइम में देखें तो कई ऐसे काम हैं जो देश के विरुद्ध काम किए गए, राजद्रोह के नियमों के चलते कई लोग बच जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत समझदारी से एक शब्द को चेंज किया है। राजद्रोह से हम राष्ट्रद्रोह की तरफ आ गए हैं। तो राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि राष्ट्र के विरुद्ध अगर काम करेंगे तो डिफाइन काफी वाइडली हो जाएगा। हर नियम का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है और उसके सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। लेकिन ये एक इंटेलिजेंट स्टेप है कि उन्होंने डिफाइन किया है राष्ट्रद्रोह को, जिसमें न्याय प्रणाली को भी बहुत सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो दोस्तों जी, आप जनता के नाते ये भी समझने की कोशिश करिए कि जो बिल पास किए जाते हैं आप उनको स्टडी करिए। स्टडी में दो शब्द हैं, राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह। दोनों को डेफिनेशन अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपके कोई एक्ट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि वो सरकार के विरुद्ध होते थे तो वो राजद्रोह में डिफाइन होते थे। अब आपको ध्यान से वर्क करना पड़ेगा और अपने राइट टू एक्सप्रेस को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा ना लगे कि
आप राष्ट्रद्रोह की तरफ चले जाएं और बच भी ना सकें। और विशेषकर सारे राजनीतिक दलों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दें जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता हो। उस केस में उनका बचना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में अराजकता की जो स्थिति बनती रही है जी बिल्कुल, उसमें रोक लगाई जा सकती है। सक्सेना साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए चिंता का विषय है जी कि संसद में महत्वपूर्ण बिल थे और उसमें विपक्षी दल केवल एक मुद्दा ले जाके कि गृह मंत्री को इस पर बयान देना है, जबकि गृह मंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर बने रहे। और मुझे लगता है कि विपक्षी दल ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी भर खो दिए हैं। उनको एक ऐसा मौका मिला था कि एक ऐसे कानून को बदलने में साक्षी होना, भागीदारी होना, जी। उन्होंने शायद मैं समझता हूँ जिम्मेदारी से भागे हैं जी, क्योंकि जैसे छन के खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जानबूझ के माहौल ऐसा बनाया कि जिसमें वो उनका निलंबन हो जाए ताकि वो इस चेंज के गवाह ना बन पाए, पार्टिसिपेशन, क्योंकि उनके गले नहीं उतर रहा था, सरकार के द्वारा किया गया, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो ये उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन पे पैर में कुल्हाड़ी मारी है। नहीं, आपकी आशंका तो जायज़ है और आशंका के कारण भी हैं, क्योंकि पोस्टर एक दिन में तो लिखे नहीं गए होंगे। और जब इन्होंने कमिटमेंट किया है किसी कानून से कि हम पोस्टर नहीं लेके जाएंगे पार्लियामेंट में, डिस्प्ले नहीं करेंगे, तो ये तो एक उनका कमज़ोर पक्ष है। जनता के सामने वो ये लोग रखना चाहते थे, कमजोर पक्ष है। पर दूसरी और चीज़ों को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे अब जैसे ये है कि अगर ये गृह मंत्री एक नट शेल में आके बोल सकते थे 5 मिनट में, हैं, पर्देदारी क्या है? देखिए, मैंने आपके सामने घटना मैंने आपसे कहा था जी कि कई विधेयक ऐसे हैं जिसमें विपक्ष देश के हित में भी होने के बाद भी सरकार का समर्थन नहीं करता है। मैं की बात कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी तो विपक्षियों ने दी कि उन्होंने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। इसमें दो चीजें हैं। एक तो विपक्ष के जो इम्पोर्टेंट दल हैं इंडिया घटक के, इन्होंने इंटरनल बैठक करके मान लिया कि जो गवर्नमेंट संशोधन करने जा रही है, इनमें संशोधनों का विरोध करने के लिए हम पे कोई सबल कारण नहीं है। हम पार्लियामेंट डिबेट में कमज़ोर भागीदारी। तो क्या विपक्ष का मतलब तो हमेशा क्या मतलब ये हुआ, उन्होंने ट्रिकी गेम खेला, जो अपॉर्चुनिटी मिली उनने एकदम संसद से बाहर हो गए। अगर उन्होंने गहनता से अध्ययन किया होता इन अधिनियमों, क्योंकि ये तो स्टैंडिंग कमेटी से भी पास होके आए हैं, तो काफ़ी लोग संशोधन बताए गए थे, प्रपोज किए गए थे, लेकिन उसमें चर्चा में ही नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूं गृह मंत्री, जो आप बयान की बात कर रहे हैं, तो जनता को शायद बाद में समझ में आएगा कि गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने इन विपक्ष की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है उसका भी देश हित में इस्तेमाल किया। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप होती है। उन्होंने मौका देखा कि ये लोग करने को तैयार नहीं है और ये विधेयक पास नहीं करा पाएंगे, विशेषकर राज्यसभा में, तो उन्होंने खुद अपॉर्चुनिटी दी और उनको उन्होंने निलंबित कर दिया और सारे विधेयक आसानी से पास करा दिए। एमपीज के रोल पार्लियामेंट में बहुत पाक साफ नहीं रहे हैं, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। एक तरफ जब निलंबन हो रहा था, जो जनता का थोड़ा सा सिंपैथी सरकार और विपक्षियों के साथ जा रही थी कि ये निलंबन नहीं होना चाहिए था, ये सरकार की ज्यादती है, लेकिन वो पक्ष भी विपक्षियों ने खुद ही खत्म कर दिया एक व्यक्ति के नादानी से। आप राहुल गांधी जी का बार बार देखिए, तो अब आप देखिए बाहर संसद के विपक्ष के लोग, अगर आप ये देखें तो उसमें अगर जो मिमिक्री भी चल रही थी, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, अब लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। टीएमसी के सांसद ने जो मिमिक्री की वो शायद इतनी नहीं उछलती यदि राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाते और राहुल गांधी के वीडियो बनने की चीज़ें नहीं आउट होती और उस पर ना होता, तो अब जनता का थोड़ा बहुत भी जो समर्थन था, विपक्षी दलों के लिए थोड़ी सिंपैथी थी, वो भी खत्म हो गई। और उसमें सरकार ने बल्कि वो भी अपॉर्चुनिटी ले ली है जी कि इन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया है। ये मैसेज भी जनता में विपक्षियों के नेगेटिव जाएगा। तो ये किसकी वजह से? राहुल गांधी की नादानी की वजह से। तो मुझे एक कहावत याद आ रही है कि नादान से दोस्ती जी का जंजाल। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की नादानी से इंडिया गठबंधन के सारे दलों का नुकसान होगा। ये इशू काफ़ी पॉपुलर जरूर हो गया है, पर इस नादानी की दोस्ती या दुश्मनी की जगह हर दल की अपनी स्ट्रेटजी भी है।
नहीं, स्ट्रेटेजी को छोड़िए, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी में आपको देखा कि ममता बनर्जी को एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि ये जितना भी जो कुछ हो रहा है वो राहुल गांधी के वीडियो ना बनाया ना गया होता तो इस तरह का ये मुद्दा नहीं उछलता। यानी कि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हमने नादान से दोस्ती कर रखी है, जिसमें हम सबको भी वो तो नादान है ही जो फोटो वीडियो बना रहे हैं, पर जो उस नादानी पे को इतनी सीरियसली ले रहे हैं। देखिए मैं तो ये मैं इस बात पर खुश हूँ कि देखिए राजनीति का एक हमेशा रूप होता है। अगर आप सब लोग राजनीति को क्रिटिसाइज करते हैं, राजनीति होती है हमेशा मुद्दे को भुनाने की और मुद्दा हाथ में लगने की। मुझे लगता है कि विपक्षी विशेषकर नादान राहुल गांधी सत्ता दल को अपने आप ही एक मुद्दा पकड़ा देते हैं जिससे जनता का झुकाव सत्ता पक्ष की ओर चला जाता है। आप बात सही कह रहे हैं, आपकी बात सही है। जो उन्होंने मुद्दा उठाया है सत्ता पक्ष ने, वो एक मजबूत मुद्दा उठाया है और उन्होंने, आप देखिए तो इसमें एक और चाल चली है। जो किसान लोग कभी सत्ता पक्ष के विरुद्ध हुए थे, आज उन्होंने उसके नाम से ही उपराष्ट्रपति को जाट समुदाय से जोड़ते हुए किसानों के द्वारा उस मुद्दे को उठा दिया है। जो आने वाले समय में किसान भी सरकार का सहयोग करते नजर आएंगे, किसान वर्ग भी सत्ता पक्ष के साथ जुड़ता नजर आ रहा है और नरेंद्र मोदी की जीत ये लोग निश्चित करते जा रहे हैं स्वयं ही। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि नादान से दोस्ती जी का जंजाल, तो इंडिया गठबंधन के लिए आने वाला समय बिल्कुल खराब है और 2024 के इलेक्शन इंडिया गठबंधन की फेवर में किसी भी तरह से नहीं दिखते हैं और बल्कि वो खुद ही अपनी स्थिति खुद खराब करते जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में मैं इंडिया गठबंधन के भविष्य के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। धन्यवाद।